हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो का टॉपिक है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। पर ये एक टॉपिक का पार्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पर अपना जो मेन टॉपिक है वो है अनशार्पनेस। अनशार्पनेस का मतलब ये होगा कि अपना जो इमेज है उसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है उसमें वेरिएशन आ जाना, या फिर वो सही से विजुअलाइजेशन नहीं होना उसका, तो अपन उसको अनशार्पनेस बोलेंगे। शार्पनेस का मतलब जो इमेज की जो एजेस हैं, उसके किनारे हैं, उनको सेपरेट सेपरेट करने की एबिलिटी हो पाना किसी इमेज के अंदर, तो वो इमेज कहलाएगी शार्प इमेज, है ना। उसके अंदर हम फाइन डिटेल्स को भी देख सकते हैं, शार्प इमेज उसको कहेंगे। तो इसमें टोटल 4 टाइप की अनशार्पनेस अपन पढ़ते हैं, जैसे जियोमेट्रिक होगी और मोशन अनशार्पनेस होगी, जिसको मूवमेंट अनशार्पनेस भी बोलते हैं। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस होती है, और एक लास्ट होती है फोटोग्राफिक अनशार्पनेस। तो इनके बारे में डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से फॉलो करेंगे। मतलब आपको देखना है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कौन कौन सी है, किस टाइप से होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो सबसे पहले जियोमेट्रिक अनशार्पनेस पढ़ते हैं। उसके अंदर बताया कि रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट व सेटअप के कारण लॉस ऑफ डेफिनेशन हो जाता है। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस होती है वो रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट, जिसको अपन एक्स-रे ट्यूब बोलते हैं, उसकी वजह से और सेटअप की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं आप 2 टाइप की, जिसके अंदर ये है सोर्स, जिसको एक्स-रे ट्यूब बोलते हैं, पॉइंट सोर्स है, और यहाँ पे थोड़ा लार्ज सोर्स है ना, जहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं। तो दोनों में सोर्स का डिफरेंस है, दोनों की साइज़ अलग अलग है। तो इस वजह से अपना मेन जो फैक्टर है वो यही है कि सोर्स की साइज़ अगर चेंज हो रही है तो उसकी वजह से अनशार्पनेस आती है। ऐसा होने के पीछे कारण रेडिएशन का किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट ना होकर एरिया से ओरिजिनेट होना है। अभी जो मैंने आपको बताया था, ये है पॉइंट और ये है एक एरिया इतना बड़ा। तो एक तो इससे ओरिजिनेट हो रही है और एक इससे ओरिजिनेट हो रही है। तो इसकी वजह से, कौन से की वजह से, इस वाले की वजह से अनशार्पनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि इस वाले पार्ट से भी निकलनी है, इस वाले पार्ट से भी निकलनी है एक्सरेज, लेकिन यहाँ पे पॉइंट सोर्स से निकलनी है, सिर्फ इसी पॉइंट से, एक पॉइंट से। तो इसकी वजह से अनशार्पनेस नॉर्मली आती है। तो ये एक मेजर फैक्टर हो गया। यहाँ पे फिल्म है, ठीक है, और उसके ऊपर डेंसिटी प्लॉट करी जा रही है। तो डेंसिटी में वेरिएशन होगा, अलग अलग टाइप की डेंसिटी यहाँ पे शो होने वाली है। फर्स्ट इमेज में रेडिएशन एक स्मॉल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब ये है कि ऑल रेडिएशन है वो सेम पॉइंट से प्रोड्यूस हो रही है। पॉइंट सोर्स होगा तो सेम पॉइंट से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, और फिल्म को एक्सपोज करके शार्प एज वाली इमेज बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे ये एक इमेज की डिटेल है और ये दूसरी डिटेल है, तो इसके ये वाले एज हैं, इसके अंदर ये शार्पनेस दिखेगी अपने को। इनको हम अलग अलग विजुलाइज कर सकते हैं, इसको शार्पनेस बोलते हैं, है ना। दोनों पार्ट को अलग अलग देखा जा सके, इमेज के 2 पार्ट्स को, तो उसको बोलते हैं शार्पनेस। तो ये क्या करेगी, शार्प इमेज बनाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है रेडिएशन, एक्सरेज। इसमें वेरी लिटिल जियोमेट्रिक अनशार्पनेस होगी, मतलब या तो होगी नहीं, और होगी तो बहुत ही कम अनशार्पनेस इसमें दिखेगी। सेकंड इमेज में एक्सरे का सोर्स है वो लार्ज है, बड़ा सोर्स है, अपने ने देखा था, बड़ा वाला सोर्स है उसके अंदर, तथा रेडिएशन फिल्म को एक्सपोज करने से पहले डिफरेंट पाथ ले रही हैं। यानी ये सोर्स था तो यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, तो अलग अलग पाथ ले लिया इसने, और ये है अपनी फिल्म नीचे वाली। तो तब जाके ये यहाँ पे एक डेंसिटी बना रही है फिल्म के ऊपर। तो ये इस टाइप से होगा। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को 3 फैक्टर से कंट्रोल करते हैं। एक तो होता है सोर्स की साइज, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है। एक होता है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक होता है ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टर डिस्टेंस। सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ये है अपना सोर्स, यहाँ पे है अपनी एनाटॉमी वाला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है अपनी फिल्म जो डिटेक्टर रखा हुआ, ये मान सकते हैं ना। तो इसने बोला सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक तो ये है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, SOD बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टर डिस्टेंस ये वाला है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, और ये है इसकी डिस्टेंस। कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये वाली जो डिस्टेंस है ये अपना ऑब्जेक्ट था, और ये अपना डिटेक्टर था। तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टर डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सोर्स वाली साइज़ की। सोर्स साइज़ मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब मशीन बनती है, एक्सरे ट्यूब बनती है, तो उसके अंदर सोर्स कैसा होगा उसकी साइज़ मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करवाएंगे अपने को, जो कि नॉर्मली 1.5 mm स्क्वायर होती है,
स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 1.5 mm इसकी लंबाई है और 1.5 mm ही इसकी चौड़ाई है ना, ये स्क्वायर में हो गया, क्षेत्रफल मान सकते हैं इसको। सोर्स साइज इंक्रीज होने के साथ साथ अनशार्पनेस भी इंक्रीज होगी। अभी हमने पढ़ा था, ये पॉइंट सोर्स था, ये एक लार्ज सोर्स था, तो इसमें अनशार्पनेस ज़्यादा थी, इसमें थी नहीं, कम थी, है ना। तो ये हो गया सोर्स साइज। फिर आता है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एक से ट्यूब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फिल्म है नीचे, ठीक है। इस डिस्टेंस की बात कर रहा है ये। सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंक्रीज करने से अनशार्पनेस तो डिक्रीज होगी, लेकिन इससे रेडिएशन की इंटेंसिटी में भी रिडक्शन होगा। अब ये क्या बोल रहा है, देखो इसको समझना कि डिस्टेंस हम कर रहे हैं इंक्रीज, कैसे, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ये सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है। दो सिचुएशन बना के देखेंगे अपने इसको। एक तो ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है कि इसमें अपने को यहाँ पे रख दिया इसको, ऑब्जेक्ट को, और यहाँ फिल्म को रख दिया। फिल्म की डिस्टेंस आप सेम मानना दोनों सिचुएशन में, लेकिन ये वाली डिस्टेंस अपने बढ़ा दी, ठीक है। इससे क्या होगा, अनशार्पनेस डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये फिल्म के पास चला गया अभी, तो इसमें इतनी अनशार्पनेस नहीं आएगी, अब वो क्वालिटी उसकी बिखरेगी नहीं। लेकिन इससे इंटेंसिटी भी तो कम हो रही है ना, देखो यहाँ से जा रही है एक्सरेज, तो इतना दूरी ट्रैवल करनी पड़ रही है, और यहाँ से जा रही तो कम दूरी करना पड़ रही थी, है ना। तो इसमें इंटेंसिटी भी कम होगी, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें अनशार्पनेस सेकंड वाली कंडीशन में वो कम होगी। तो अगर सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो अनशार्पनेस तो डिक्रीज होगी, लेकिन उसके साथ साथ में इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी उसमें। थर्ड है, अनशार्पनेस को रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टर डिस्टेंस को स्मॉल रखना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला सोर्स है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, और ये फिल्म है, डिटेक्टर मानते हैं इसको, फिल्म बोलते हैं अपन। तो इस वाली दूरी के लिए बात कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि इस ऑब्जेक्ट को सोर्स से दूर ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो फिल्म या डिटेक्टर के पास आ रही है, ऑब्जेक्ट फिल्म या डिटेक्टर के पास आ रहा है ना। तो अगर इसको कम करेंगे इस दूरी को, तो अपने आप अनशार्पनेस है वो कम हो जाएगी, इसको ऐसे याद रखना। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस इंक्रीज होने से ऑब्जेक्ट की इमेज की डेंसिटी में वेरिएशन होगा, इसे निम्रा कहा जाता है। तो निम्रा कौन सा हो गया, ये जो बाहर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, सेंटर में आपको एक लाइन दिख रही है हल्की सी, उसके बाहर जो पार्ट दिख रहा है उसको निम्रा बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये एक टाइप से ग्रे शेडो होगी, ये ग्रे एरिया हो गया, है ना। अभी तो इसको कलर चेंज कर रखा है ज़्यादा, इसको मैंने एक से दिखाया है, इसको बीच वाले को दिखाया जैसे डार्क ग्रीन है और बाहर वाला हल्का ग्रीन है। तो ये जो हल्का ग्रीन है ये ग्रे एरिया मान सकते हैं आप। तो ये डेंसिटी में वेरिएशन होगा, लेस डार्क है ये, तो इसको इस टाइप से समझ सकते हैं आप। वेरिएशन होगा डेंसिटी के अंदर, और उसको निम्रा कहा जाएगा, और डेंसिटी में लेस डार्क ये एरिया होता है निम्रा वाला। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट टू फोकस डिस्टेंस इनटू फोकल सपोर्ट साइज। अब इसको समझना कौन से की बात कर रहा है। ये अपना है सोर्स, ये है अपना ऑब्जेक्ट, और ये है अपना डिटेक्टर, या फिर इसको फिल्म बोल सकते हैं। इसने बोला है ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको मैं। ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ये है दूरी, ये है ऑब्जेक्ट, ये है फिल्म, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। उसके बाद इसने बोला ऑब्जेक्ट टू फोकल डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है अपना और ये है फोकस, इसी को बोलते हैं, सोर्स को ही फोकस बोला जाता है। तो इस दूरी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट टू फोकल डिस्टेंस या फिर फोकस डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, इस वाली को बटे इस वाली को डिवाइड करना आपस में। उसके बाद में फोकल सपोर्ट साइज, फोकल सपोर्ट जो 1.5 mm जैसे अभी बताया था, है ना, वो एरिया जहाँ पे एक्सरेज इंट्रैक्शन करती हैं, उसके बाद में फिर कोलिमेटर से होके डिटेक्टर के ऊपर गिरती है, तो वो फोकल सपोर्ट साइज को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे निकलेगा अपना जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, कितनी अनशार्पनेस हुई। फिर इसमें आप वैल्यू रख के ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इतना फोकल सपोर्ट साइज होगा तो वैल्यू मतलब ज़्यादा आ जाएगी, है ना। ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस कितना है, अगर वो ज़्यादा है, जैसे 5 है ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस अपने बताया था, ये है सोर्स, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है डिटेक्टर फिल्म, है ना। तो अपने क्या बोला था कि इसको कम से कम रखना है, इन दोनों को बढ़ाना नहीं है। ये कम है, जैसे 5 है, और ऑब्जेक्ट टू फोकस डिस्टेंस है, ये अपने को क्या करना था, ये अपने को बढ़ाना था,
इस टाइप से, ये यहाँ के बजाय यहाँ होना चाहिए था, मतलब ऑब्जेक्ट है वो दूर रहना चाहिए सोर्स से, तभी ये जो अनशार्पनेस ये कम होगी ना। तो इसको मान लेते हैं अपन 10, और फोकल सपोर्ट साइज़ मान लेते हैं जैसे 4 मान लेते हैं, मान के चलते हैं। तो जैसे ये आ गया 2 और 2, तो 2 की अनशार्पनेस हुई मान के चलते हैं एक बार, ठीक है। ओके, एक बार हम फोकल सपोर्ट साइज़ को चेंज करने वाले हैं अभी, 2 इसके बजाय 2 कर लेते हैं, जैसे हमने फोकल सपोर्ट साइज़ कम कर दी। तो अब देखना 2 1, पहले 2 आया था अब 1 आया, तो अनशार्पनेस ऑटोमेटिक कम हो गई, है ना। तो इस टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इससे अपने को एक आइडिया हो जाएगा कि डिस्टेंस अगर चेंज कर रहे हैं, फोकल सपोर्ट साइज़ अगर कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो अपने को अनशार्पनेस में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब कम ज़्यादा होगी वो। ओके, तो इसमें न्यूमरा वाला पार्ट भी इसने यहाँ पे समझा दिया, कौन सा है, देखो ये साइड में जो बनना वो पार्ट है ना, डेंसिटी के साइड में जो मेन डेंसिटी उसके अलावा जो पार्ट बना ग्रे पार्ट उसको बोलते हैं। ये पॉइंट सोर्स है, ये फोकस सपोर्ट इस टाइप से है ना, इसको समझ सकते हैं। और फिर सेकंड है एफएफडी वाला, कैसे बताया था, तो ये अपना सोर्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे फिल्म है, आप देख सकते हैं इसको एफएफडी बोला इसने। एफएफडी यहाँ पे पहले में कम थी, दूसरे में चेंज कर दी। तो अब इसमें डायग्राम 1 और 2 में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट इतना बन रहा है साइड में, और यहाँ पे हल्का सा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने एफएफडी बढ़ा दी। एफएफडी मतलब ये जो फिल्म की डिस्टेंस है फोकस से या फिर ऑब्जेक्ट उससे सोर्स से वो बढ़ा दी हमने। स्मॉल एफएफडी है ग्रेटर जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है, लार्ज एफएफडी है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस वो कम हो जाएगी। तो फर्स्ट है जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे मूवमेंट या मोशन अनशार्पनेस के बारे में। तो मोशन कैसे हो सकता है? मेन तो अपन जानते हैं कि पेशेंट है वो एक्सपोजर के दौरान मोशन कर सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि एक्से ट्यूब में भी मोशन हो जाए, है ना, जो स्टैंड होता है उसमें मोशन हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर इक्विपमेंट जो अपना फिल्म है डिटेक्टर है उसमें मूवमेंट हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यह पेशेंट इक्विपमेंट फिल्म के एक्सपोजर के ड्यूरिंग मूवमेंट करने से कोज होगा। पेशेंट की मूवमेंट अंडर कॉन्शियस, मतलब उसको पता है कि मूवमेंट हो रही है, या फिर अनकॉन्शियस, जैसे अंदर आंत की मूवमेंट हो रही है तो वो अनकॉन्शियस है। पेशेंट उससे मतलब उसके माइंड में नहीं है कि अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो अनकॉन्शियस वाली मूवमेंट हो गई। जैसे हार्ट बीट हो या फिर पेरास्टालसिस मूवमेंट, ये दोनों हो सकते हैं, इसको अनकॉन्शियस के अंडर काउंट किया जाता है। कॉन्शियस मूवमेंट को अपन रोक सकते हैं कैसे? जैसे इमोबलाइजेशन डिवाइस का यूज़ करके, पेशेंट को एग्जामिन से पहले होल प्रोसीजर एक्सप्लेन करके, है ना, उसको बता के कि तेरे को ऐसे ऐसे फॉलो करना है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन दे के हम उसको उसकी मूवमेंट को है वो रोक सकते हैं। कॉन्शियस मूवमेंट को रोक सकते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस वाली को रोका नहीं जा सकता। यह इमेज शार्पनेस डिक्रीज़ करेगी तथा पेशेंट वाई आर के बीच डिस्टेंस में से उसके मैग्नीफिकेशन को करेगी। मतलब अगर ऐसा कर पा रहे हैं अपन, उसकी मूवमेंट को रोक पा रहे हैं, तो वो उससे इमेज की शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी। शार्पनेस बढ़ेगी, अनशार्पनेस कम हो जाएगी। इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इमेज शार्पनेस डिक्रीज़ करेगी। अगर कब करेगी? जब अगर पेशेंट में मूवमेंट हो जाएगी तब करेगी शार्पनेस कम। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो शार्पनेस बढ़ेगी उसकी। इसके अलावा शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, लो एमएएस, हाई केवी व स्मॉल ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस करके भी मोशन शार्पनेस को डिक्रीज किया जा सकता है। शॉर्ट एक्सपोजर का मतलब समझे आप? शॉर्ट एक्सपोजर का मतलब ये है कि पेशेंट कोई हिल रहा है, ज़्यादा मोशन कर रहा है, तो उसको छोटा एक्सपोजर दे दो आप, ताकि वो जल्दी से हिल ना पाए और उतने में अपन एक्सपोजर कर पाएँ उसको बोलते हैं शॉर्ट एक्सपोजर। कम से कम टाइम में एक्सपोजर हो जाए, ये शॉर्ट एक्सपोजर टाइम है ना, यहाँ पे पूरा इसको ध्यान रखना ना, पूरा है शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। लो एमएएस और हाई केवीपी। एमएएस का मतलब अब ये समझते हैं कि करंट है वो सेकंड के साथ दिया जा रहा है ना, और वो हाई केवीपी डिलीवर कर रहा है। एक छोटे से टाइम में हाई केवीपी डिलीवर करके अपन उसको मूवमेंट को रोक सकते हैं अपन। और स्मॉल ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है सोर्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है उसको कम करके भी अपन इस मोशन अनशार्पनेस को कम कर सकते हैं। सेम हमने किया था पीछे जियोमेट्रिक अनशार्पनेस में, ये सेम चीज़ फॉलो करी थी। पार्टिकुलर इमोबलाइजेशन डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेशेंट अगर मूवमेंट कर रहा है तो इमोबलाइजेशन डिवाइस, सैंड बैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ को इमोबलाइज करने के लिए वेरियस नॉन ओपैक तथा सैंड बैग इमोबलाइजर का यूज़ किया जा सकता है। अलग अलग टाइप के आते हैं ये सैंड बैग वगैरह, या फिर नॉन ओपैक जो कि डेंसिटी को ख़राब ना कर दे, ऐसे आइटम का यूज़ करके हम इमोबलाइजेशन कर सकते हैं पेशेंट में। पेशेंट की इमोबलाइजेशन के साथ उसके कंफर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए।
मतलब पेशेंट का इमोबिलाइजेशन तो कर ही रहे हैं अपन, उसके साथ साथ में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को करने से, है ना। इमोबिलाइजेशन उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका कंफर्ट होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ बेहतर कर पाएंगे। ओके, तो मोशन अनशार्पनेस भी अपन ने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस। अब्जॉर्प्शन का मतलब सीधा से ये होगा कि पेशेंट की एनाटॉमी एक्सरे का ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पा रही है, तो उसकी वजह से अनशार्पनेस हो सकती है, अगर सीधा समझें तो इसको। बॉडी की स्ट्रक्चर के कारण ये कोज होता है, बॉडी की स्ट्रक्चर इरेगुलर एनाटॉमी है तो उसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी करती है तथा यह है डाइवर्जिंग बीम की पैरेलल होगी। देन अब्जॉर्प्शन अक्रॉस द ऑब्जेक्ट भी वेरी करेगा, मतलब पेशेंट की जैसे थिकनेस है तो उसकी थिकनेस के हिसाब से भी अब्जॉर्प्शन है वो वेरी करता है ना। पेशेंट की एनाटॉमी कैसी है, पेशेंट की थिकनेस कैसी है, और वो बीम को कितना डाइवर्स कर पा रही है, मतलब अपने पाथ से उसको डिफ्लेक्ट कर पा रही है, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसके ऊपर भी ये अब्जॉर्प्शन शार्पनेस है वो डिपेंड करेगा, तो अलग अलग होगी उसी हिसाब से। जैसे स्फेरिकल शेप वाला ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया हमने, जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इसके सेंटर पार्ट से एक्सरे का अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, इस टाइप से समझ सकते हैं इसको। तो सेंटर वाले पार्ट यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा इसलिए ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कम है किनारे वाले पार्ट पे, तो कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसने ये बोला यहाँ पे इसके साथ पेरीफेरल पर लेस, मतलब किनारों पे कम एब्जॉर्प्शन होगा। एज की तरफ ग्रेजुअली एब्जॉर्प्शन फॉल करेगा, इससे इमेज की इल डिफाइंड बाउंड्रीज होंगी। बॉडी के लगभग एनाटॉमिक पार्ट के राउंड एज होते हैं, मतलब ज़्यादातर बॉडी के जो पार्ट होते हैं, जैसे बोन होती है तो बोन का एज वाला पार्ट होना यहाँ से, जैसे ये कोई बोन है तो आप इसके एज वाले पार्ट को देखेंगे तो राउंड होते हैं यहाँ से, ये वाले पार्ट इसके राउंड हैं। तो इसने ये बोला कि उसको वो वाले पार्ट हैं वो राउंड होते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट डिवाइस व टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मतलब फैक्टर ज़्यादा करना पड़ेगा। ये इसने यहाँ पे बताया भी, देखो ये एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं इसको। उसके बाद में आता है फोटोग्राफिक अनशार्पनेस, इसमें पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ही आपको मैं डायग्राम से बताऊंगा। फोटोग्राफिक इमल्सन पर एक्सरेज की डायरेक्ट एक्शन से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसने पहले ये बताया कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी फिल्म के ऊपर। तो फिल्म में हमें पता है कि इमल्सन ग्रेन्स लगे होते हैं, उसके ऊपर जब एक्सरे इंटरेक्ट करती हैं तो उसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये इसने बोला है। लेकिन पहले एक्सरे लाइट इमेज में कन्वर्ट होती हैं, एक्सरेज हैं वो लाइट इमेज में कन्वर्ट होती हैं, देन उसमें लेटेंट इमेज में कन्वर्ट होता है, फिर उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये प्रोसेस होता है। तो इसने ये बोला कि लाइट इमेज में पहले कन्वर्ट होती हैं, किसके द्वारा, बाई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फोटोग्राफिक इफेक्ट को इंक्रीज़ करती है, मतलब अगर फिल्म के साथ में कैसेट के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ की जा रही है, मतलब फिल्म के दोनों साइड लगे होते हैं ना, दोनों साइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती हैं, तो अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो लाइट इफेक्ट को इंक्रीज़ करती है, ये इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम होता है। और वो कम से कम फैक्टर के अंदर भी बढ़िया इमेज बना सकती है, मतलब कम फैक्टर यूज़ करेंगे तो भी विजुअल इमेज बन जाएगी उसके अंदर, ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन करती है। तथा एक्सपोजर को रिड्यूस करती है, ये मैंने अब बोला कि कम फैक्टर के अंदर भी वो अच्छी इमेज बना सकते हैं, तो लाइट कन्वर्जन इफिशियंसी जो है उसकी ज़्यादा होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, इसीलिए यूज़ किया जाता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में क्रिस्टल होते हैं जो एक्सरे के इमिट होने से फ्लूरोसेंस कोज करता है, मतलब जैसे उसके ऊपर एक्सरेज इंटरेक्ट होंगे तो उसकी वजह से लाइट का फ्लूरोसेंस है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से इमेज बनती है फिर, क्योंकि जो फिल्म होती है वो डायरेक्ट एक्सरे से तो इमेज बना नहीं सकती, उसको चाहिए विजिबल लाइट, है ना, उस लाइट की वजह से ही फिर इमेज बनती है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ऐसा काम करती है, फिर उसको लाइट में कन्वर्जन करती है उसका। लाइट का क्रिस्टल व फोटोग्राफिक इमल्सन के बिटवीन स्प्रेड हो जाना, लाइट का, अब देखो फोटोग्राफिक अनशार्पनेस किस चीज़ को कहेंगे, लाइट का क्रिस्टल्स, कौन से क्रिस्टल, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के क्रिस्टल, और फोटोग्राफिक इमल्सन कौन सा है, फिल्म का। तो अभी डायग्राम में चलते हैं अपन, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये तो है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इसके क्रिस्टल, और ये है फिल्म इमल्सन के क्रिस्टल। तो पहले वाली में आप देखोगे तो ये ज़्यादा बिखर नहीं रहे, देखो यहाँ से आके सीधा इमल्सन के ऊपर टकरा रहे हैं, लेकिन दूसरे में देखो डिस्टेंस बढ़ी ना जैसे, तो उसकी वजह से बिखरना स्टार्ट हो गए। किस किस के बीच में बिखराव आया है, ये स्क्रीन वाले क्रिस्टल के बीच में और फिल्म की इमल्सन के बीच में, ये लाइट का बिखराव होना, इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक अनशार्पनेस। दोबारा पढ़ के आपको बताता हूँ मैं, लाइट का क्रिस्टल्स व फोटोग्राफिक इमल्सन के बिटवीन स्प्रेड हो जाना फोटोग्राफिक अनशार्पनेस कहलाता है। लार्जर क्रिस्टल के साथ ग्रेटर होता है, मतलब अगर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के क्रिस्टल हैं वो लार्ज हैं तो उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा,
क्रिस्टल व फिल्म इमल्सन के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होने से भी ये ग्रेटर होता है। किसके बीच में? क्रिस्टल के बीच में और फिल्म इमल्सन के बीच में डिस्टेंस। अभी डायग्राम के अंदर आपने देखा ना, यहाँ पे डिस्टेंस कम थी, फिर दूसरे वाले में डिस्टेंस बढ़ी, तो डिस्टेंस बढ़ी तो इसकी वजह से क्या होगा? अनशार्पनेस भी बढ़ेगी। और इसके अलावा अगर क्रिस्टल का साइज़ बढ़ रहा है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के क्रिस्टल का साइज़ बढ़ रहा है तो भी ये बढ़ेगा, दोनों कंडीशन में बढ़ेगा। डबल साइड इमल्सन क्रिस्टल कोटेड एक्सरे फिल्म का यूज़ पेशेंट डोज को रिड्यूस करने के लिए तो किया जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये अनशार्पनेस को इंक्रीज कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि क्रिस्टल हैं दोनों साइड, और दोनों साइड क्रिस्टल होंगे तो उसकी वजह से उसमें स्प्रेड भी ज़्यादा होगा इमल्सन के बीच में और क्रिस्टल के बीच में, इसीलिए वो फिर उसको इंक्रीज़ कर देगी, बजाय सिंगल कोटेड एक्से फिल्म के साथ में। तो सिंगल कोटेड एक्से फिल्म के साथ कम होता है और डबल कोटेड इमल्सन स्क्रीन फिल्म के साथ में ज़्यादा होता है। फोटोग्राफिक अनशार्पनेस को रिड्यूस करने के लिए फिल्म व कैसेट स्क्रीन के बीच गुड फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता है। कॉन्टैक्ट होने ज़रूरी का मतलब ये समझो आप कि अगर कॉन्टैक्ट होगा किसी चीज़ का आपस में तो वो नज़दीक आ जाएंगे ना, इस टाइप से, तो दूरी कम होगी ना। क्रिस्टल ये है, ये इमल्सन है किसका? फिल्म का, तो इनके बीच में दूरी कम होगी ऑटोमेटिक, पास पास में आगे, तो ये कम करना ज़रूरी है। इसलिए बोला इसने कि इमल्सन के बीच में और जो कैसेट स्क्रीन है उसके बीच में गुड फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा फाइन ग्रेन वाली फिल्म व सिंगल साइड कोटेड फिल्म का यूज़ करने से भी रिड्यूस हो जाएगा। फाइन ग्रेन वाली फिल्म, क्योंकि ग्रेन की साइज़ कम होगी ना अभी, और सिंगल साइड कोटेड है तो उसके लिए सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करेंगे तो उससे ऑटोमेटिक ये अनशार्पनेस कम हो जाएगी। लीस्ट फोटोग्राफिक अनशार्पनेस कब होती है? जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज़ ही ना करें। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वजह से तो पूरा काम हो रहा है ये अनशार्पनेस वाला, तो कब होगा मिनिमम? लीस्ट सबसे कम कब होगा? जब हम इसका यूज़ ही ना करें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा, एक्सपोजर फैक्टर ज़्यादा करना पड़ेगा अपने को। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज़ ही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम फैक्टर के अंदर भी अच्छी क्वालिटी की इमेज मिल जाए, और अगर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को हटा लेंगे तो फैक्टर बढ़ेगा ऑब्वियसली। कई बार एक फैक्टर को रिड्यूस करने से अदर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फोटोग्राफिक अनशार्पनेस को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फाइन ग्रेन वाली फिल्म का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात, फाइन ग्रेन वाली फिल्म को अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए पेशेंट डोज एमएस को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि बेटर इमेज ऑब्टेन की जा सके, क्योंकि अपन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन तो यूज़ कर ही नहीं रहे अगर फाइन ग्रेन फिल्म वाली यूज़ कर रहे हैं तो। इससे एक्सपोजर बढ़ेगा, लंबा हो जाएगा एक्सपोजर, और मोमेंट अनशार्पनेस आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। देखो इसको ऐसे समझो कि फाइन ग्रेन वाली फिल्म का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने फाइन ग्रेन वाली फिल्म का यूज़ किया, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। अगर ज़रूरत नहीं है तो एक्सपोजर फैक्टर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोजर अगर फैक्टर को बढ़ा दिया, इसका मतलब हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है एक्सपोजर करने में, तो पेशेंट में मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ? हम कर रहे थे फोटोग्राफिक अनशार्पनेस को कम, लेकिन बढ़ कौन गई? मोमेंट अनशार्पनेस ज़्यादा हो गई, तो एक को कम करने से दूसरी बढ़ रही है, ऐसा हो जाता है। इसके अलावा अगर एमएस को इंक्रीज़ कर दिया तो थर्मल स्ट्रेस बढ़ जाएगा और फोकस स्पॉट की चार्ज लाज चाहिए। अगर छोटा फोकस स्पॉट है तो वो कितना थर्मल टेम्परेचर झेल पाएगा, इसलिए इसकी साइज़ भी ज़्यादा चाहिए अपने को, लंबा या फिर लार्ज फोकल सपोर्ट साइज चाहिए। अगर लार्ज फोकल सपोर्ट कर दिया तो पीछे हम पढ़ गए थे जियोमेट्रिक अनशार्पनेस होती है उससे, तो वो बढ़ गई, है ना, ये हो गया। तो ए फैक्टर को अपन कम कर रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से दोनों को बराबर बराबर में करना पड़ता है, तब जाके सही से एक्सपोजर हो पाता है और अपने को बेटर इमेज मिल पाती है। अगर लार्ज फोकल सपोर्ट किया तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस बढ़ जाएगी, ये बात मैंने बताई। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस देखो, अब तीनों को एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जियोमेट्रिक अनशार्पनेस में फोकस फाइन स्मॉल फोकस, यानी फोकस सपोर्ट को छोटा रखना है, एफएफडी को लार्ज रखना है। लार्ज एफएफडी ये वाली, ये सोर्स है, ये फिल्म में, इसकी बीच डिस्टेंस को बोलते हैं एफएफडी, बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, अपने को ये बढ़ानी है। यूज स्मॉल ओएफडी, ये देखो ये ओएफडी ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस को ओएफडी बोलते हैं, तो ओएफडी को कम रखना है। इक्विपमेंट में वाइब्रेशन ना हो, वाइब्रेशन का मतलब उसमें मोमेंट नहीं होना चाहिए, इस टाइप से मान सकते हैं। सेकंड, मोमेंट अनशार्पनेस। मोमेंट अनशार्पनेस को कैसे करेंगे अपन? यूज शॉर्ट एक्सपोजर टाइम विद हाई ट्यूब लोडिंग। मोमेंट को कब रोक सकते हैं? जब छोटे से छोटे टाइम के अंदर एक्सपोजर हो जाए, तो उस टाइम पे अपन मोमेंट को रोक सकते हैं। और ये कब कर सकते हैं? ट्यूब को हाई लोड के ऊपर करवाना पड़ेगा, उसका फैक्टर थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, टाइम कम करके एमएस को कम करके केवी को बढ़ाना पड़ेगा। स्मॉल ओएफडी, सेम बात पीछे वाली बोल दी। इमोबिलाइजेशन डिवाइस को यूज़ करना है ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल भी हो जाए और इमोबिलाइज भी हो जाए।
गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट फॉर स्टेबलाइजेशन, मतलब पेशेंट को एग्जामिन से पहले पूरा इंस्ट्रक्शन दे देना ताकि वो स्टेबल रह पाए। तो ये इसके हैं। फिर आता है फोटोग्राफिक, लास्ट। फोटोग्राफिक में फाइन ग्रेन फिल्म का यूज़ कर रहे हैं, सिंगल साइड एमल्सन का यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं। इंश्योर करें कि किस सेट है और स्क्रीन के बीच में, सॉरी स्क्रीन और फिल्म के बीच में गुड कॉन्टैक्ट बना रहे, है ना, किस सेट के अंदर। तो ये चीज़ें अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी होती हैं फोटोग्राफिक अनशार्पनेस के अंदर, ठीक है। तो ये था अनशार्पनेस का टॉपिक, जियोमेट्रिक, फोटोग्राफिक, अब्जॉर्प्शन अनशार्पनेस, और लास्ट कौन सा रह गया, मोमेंट अनशार्पनेस। तो होपफुली बेहतर रहा होगा भी वीडियो आपके लिए, उम्मीद करता हूँ। और इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।